जन स्वराज का अर्थ है अच्छा राज्य, एक अच्छी प्रशांत सरकार। जी का जोड़ी को लेकर जब आप पार्टी में नहीं भी थे, कल तो औपचारिक ऐलान हुआ है और पहले से इतना भरोसा और इतना सहयोग आपका बताया गया है प्रशांत किशोर के साथ, वह खुद भी कहते हैं। मगर कैसे प्रशांत किशोर पर इतना भरोसा हुआ एक पुरुष सांसद? ये प्रशांत किशोर जी की बात है, किसी व्यक्ति की बात नहीं है। बिहार को बदलने की इच्छा जिन लोगों में भी है, वो सारे लोग आपको आज एक प्लेटफॉर्म पे दिख रहे हैं कि हम बिहार प्रसाद को यादव बदलें। के राजकाज के बाद और नीतीश कुमार के राजकाज से आपको ऐसा लगता है कि इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया बिहार के लिए? मतलब 30-40 साल बता रहे हैं और आगे भी ऐसे ही उलट पुलट रोटी चलता रहेगा तो भी नहीं होगा। कोई इनसे अलग कर दीजिए। लालू जी ने एक ऐसा काम किया है जो शायद कोई नहीं कर सकता है। नीतीश जी का अभी स्टेटमेंट बार बार आता है, मतलब 2-3 सालों से ज्यादा आ रहा है कि 2005 के पहले कुछ था जी, 2005 के पहले ये भी नहीं था, वो मतलब और भी चीजें। 2005 के बाद बिहार की परिकल्पना और बिहार में काम हुआ, बिहार में लोग अच्छे से रह रहे हैं, उनका सीधे तौर पे आप भी कई बार सुने होंगे उदय जी, कैसे? ये अर्ध सत्य है। तो नीतीश जी का ये दावा करना कि कुछ था जी, तो लालू जी के समय का अगर बजट देखिए, जनक बात नहीं है। अस्वस्थता के बीच में कोई गलत काम कर सकता है, करवा सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 14 करोड़ आबादी है, लाखों करोड़ का बजट है। इस पर मैं उस पे आ रहा था कि जो आप कह रहे हैं कि 14 करोड़ लोगों का एक तरह से भविष्य वर्तमान सरकार के मुखिया के हाथ में होता है, ये तो उन लोगों को तय करने की बात। सवाल आ रहा है, जैसे भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, मगर वह भी नीतीश जी के सामने 25 विधानसभा में या और भी जो घटक दल हैं, वो सभी नीतीश जी को ही घुरा फिरा कर नेता मान रहे हैं। क्या भाजपा पर कुछ कहना चाहेंगे? नीतीश जी के हाथ में एक डमरू है, वो जब डमरू बजाते हैं, जिधर को करके डमरू बजाते पार्टी पर यह आरोप लगता है कि कभी भाजपा की बी टीम है, कभी राजद की बी टीम होने का आरोप लगता है। जहां जहां पर किसके बी टीम है आप? कभी कभी जो आलोचना होता है किसी चीज का, वो सबसे बड़ा द्योतक होता है कि आपने कितनी कामयाबी हासिल की। गठजोड़ को लेकर हो रहा है कि बिना अलायंस के कोई भी पार्टियां और नई नई पार्टियां, खासकर ये बड़ा रिस्क होता है, आप लोग इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं सभी विधानसभा पर 243 में लड़ने का, मतलब बिना गठजोड़ की पार्टियां सीटें नहीं निकाल पाती है। ये कई बार ऐसा देखा गया है बिहार में ही और बिहार के बाहर ही। एक अरविंद केजरीवाल, वो दिल्ली में जो उनका हुआ, वो सक्सेस मिला था 10-12 साल पहले। मगर क्या बिहार के लोग इस प्रकार से, जैसे इंडिया और एनडीए अलायंस, तो बिना गठजोड़ के आप लोगों को क्या लगता है कि कितनी सीटें निकाल पाएंगे? वैसे तो प्रशांत किशोर का और लोगों का दावा 200 सीटों तक है, मगर इसको आप कैसे देखते हैं? आप इतना सीनियर मंझे हुए नेता रहे हैं, अलग अलग पार्टियों में रहने का अनुभव है, लंबे समय राजनीति करने का, तो इसको आप जरा। आपने अपने प्रश्न में कहा कि हम लोग इतना बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं। किस चीज का रिस्क ले रहे हैं? हम लोग को क्या पाना है अपने लिए? राजनीति में सक्सेस की रिस्क, अब ये पॉलिटिक्स हमारी सिर्फ एक भूख है, उसे आप भूख कह सकते हैं, कि बिहार में परिवर्तन हो। आज बिहार बदलाव यात्रा में जाने वाले हैं सिरा बिहार? मैं अभी सोच रहा हूं कि उनके साथ जाऊं या नहीं, अभी चर्चा कर लूंगा। अभी हूँ जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी के पास, उदय सिंह जी के साथ, जो कल जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। हमने कल भी बातचीत की, मगर आज भी हम बातचीत करने आए हैं जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर सिताब दियारा से करने जा रहे हैं बिहार बदलाव यात्रा, उसको लेकर भी बात होगी। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे सर क्या आपने? नहीं, बहुत अच्छा लगा आप आए हैं बात करने का। आज बिहार बदलाव यात्रा प्रशांत किशोर जी निकाल रहे हैं, उसे कैसे देखते हैं? क्या बिहार के लोग उन सभी बातों को, उनकी बातों को मानेंगे, सुनेंगे, या फिर जिस प्रकार से और भी पार्टियां बनती है उस प्रकार से यह प्रशांत किशोर का एक प्रयोग ही माना जाएगा? आश्चर्य हो रहा है कि आपने और पार्टी बनते हुए आपने देखा होगा, और जनसुराज को भी बनते हुए देखा है। दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। ये पार्टी हमारी बनी है बिहार के लोगों की, बिहार के जनता के मांग पे। ये अभियान के तौर पे शुरू हुआ था। तो वो मेरा पहला प्रश्न जो आपका था, उस पर मैं वापस जाता हूँ कि प्रशांत जी की ये जो यात्रा आज शुरू हो रही है, ये किस बारे में है? ये उसी बारे में है जो प्रशांत जी आज पिछले 2-2.5 वर्षों से कर रहे हैं, कि अपनी बातों को बार बार अपने जनता के बीच ले जा रहे हैं, ताकि उनको और भी गहराई से समझ आ सके कि बिहार में किस चीज़ की आवश्यकता है। और उसी कड़ी में उन्होंने ये फिर यात्रा शुरू किया है। तो हमारा तुलना, मैं किसी को छोटा या बड़ा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन हमारी तुलना किसी और पार्टी के जन्म से या बढ़ने से नहीं करना चाहिए। आपका
आपका और प्रशांत जी का जोड़ी को लेकर जब आप पार्टी में नहीं भी थे, कल तो औपचारिक ऐलान हुआ है और पहले से इतना भरोसा और इतना सहयोग आपका बताया गया है प्रशांत किशोर के साथ, वह खुद भी कहते हैं। मगर कैसे प्रशांत किशोर पर इतना भरोसा हुआ एक पूर्व सांसद? ये प्रशांत किशोर जी की बात है, किसी व्यक्ति की बात नहीं है। बिहार को बदलने की इच्छा जिन लोगों में भी है, वो सारे लोग आपको आज एक प्लेटफॉर्म पे दिख रहे हैं कि हम बिहार को बदलें। तो इसमें एक दूसरे के कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। प्रशांत जी के मन में वही बात थी जो हम लोगों के मन में बात थी कि वक्त आ गया है कि एक प्रयास करके बिहार में एक परिवर्तन किया जाए, क्योंकि जिस रास्ते हम चल रहे हैं अभी, तो देखते देखते ये 30 वर्ष बीता है, मुझे लगता है कि 30-50 वर्ष और बीत जाएंगे और बिहार ये रोटी पलट की राजनीति में चलती रहेगी। और बिहार के लोगों के लिए, यहाँ के श्रमिकों को बाहर भेजने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी नए नए ट्रेन की व्यवस्था करते रहेंगे। और हम जाते अभी महाराष्ट्र से एक शरद पवार जी के पार्टी के किसी इकाई के अध्यक्ष हैं, उनका फोन आया, बधाई देने के लिए फोन आया था। वो बतला रहे थे कि महाराष्ट्र में जो लोग बाहर के हैं काम करने वाले, उसमें से 50% से ज़्यादा हमारे बिहार के हैं और बहुत अच्छी स्थिति में वहाँ नहीं रहते हैं, मजबूर हैं कि वो वहाँ चले जाएं। गुजरात अगर देख लीजिए तो पूरा हमारे श्रमिकों से भरा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये समय उपयुक्त है कि बिहार की जनता जागे, समझे और बिहार में एक ऐसा परिवर्तन करे, अपनी सरकार बनाए। जन स्वराज का अर्थ है एक अच्छा राज्य, एक अच्छी सरकार, तंत्र विहीन विकास। क्योंकि अभी जो सरकार के में हैं या थे, वो कहेंगे कि बिहार में तरक्की हुई है, किसी को दिखता नहीं है क्या? बिल्कुल दिखता है। ये सड़कें मुझे भी दिखती हैं, ये पुल पुलिया मुझे भी दिखता है, लेकिन ये तंत्रहीन विकास है, तंत्र विहीन विकास है। गाड़ियों की तादाद पे मत जाइए कि बिहार बढ़ गया है। बिहार वहीं सबसे निचले पायदान पे खड़ा है हर मापदंड में, जहां आज से 25 वर्ष पहले था। कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लालू प्रसाद यादव के राजकाज के बाद और नीतीश कुमार के राजकाज से आपको ऐसा लगता है कि इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया बिहार के लिए? मतलब 30-40 साल बता रहे हैं और आगे भी ऐसे ही उलट पुलट रोटी चलता रहेगा तो भी नहीं होगा, ये बात। लालू जी को इनसे अलग कर दीजिए। लालू जी ने एक ऐसा काम किया है जो शायद कोई नहीं कर सकता है। लालू जी के आने के पहले बिहार के जो पिछड़े वर्ग, दबे कुचले वर्ग के लोग थे, वो बोल नहीं पाते थे। ये श्रेय इतिहास गवाह रहेगा इस बात का कि ये श्रेय सिर्फ लालू जी को जाता है कि उन्होंने ऐसे लोगों को आवाज दी, ऐसे लोगों को जागरूक किया कि उनका भी समाज पर कुछ अधिकार है। वो कोई और नेता नहीं, किसी ने नहीं किया और नहीं कर सकता है। नीतीश जी ने तो उसी बात को भुनाकर फिर जातियों के बीच में घुसकर उसको और तोड़ने का काम किया, समाज को और विभाजित करने का काम किया। लेकिन सच माने में अगर सामाजिक परिवर्तन लाने की किसी ने कोशिश की है बिहार में, तो वो लालू जी ने किया है। नीतीश जी का अभी स्टेटमेंट बार बार आता है, मतलब 2-3 सालों से ज्यादा आ रहा है कि 2005 के पहले कुछ था जी, 2005 के पहले ये भी नहीं था, वो भी नहीं था, मतलब और भी चीजें। 2005 के बाद बिहार की परिकल्पना और बिहार में काम हुआ, बिहार में लोग अच्छे से रह रहे हैं, उनका सीधे तौर पे आप भी कई बार सुने होंगे उदय जी से, कैसे भी। ये अर्ध सत्य है। मेरी माँ जब सांसद थी 1977 में, तो देश के पास इतने कम पैसे थे कि एक सांसद के रूप में किसी भी सांसद को अपने क्षेत्र में सड़क बनाने के लिए 5 किलोमीटर वो आवंटित कर सकता था या कर सकती थी, क्योंकि नहीं थे हमारे पास संसाधन। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। लेकिन जब 2004 में मैं सांसद बना, तो वही भारत सरकार के पास हजारों करोड़ रुपए थे कि
ग्रामीण विकास हो सके, ग्रामीण सड़कें बन सकें। तो नीतीश जी का ये दावा करना कि कुछ था जी, तो लालू जी के समय का अगर बजट देखिए, और जो बिहार के पास, तो बिहार भी देश का हिस्सा है, जो उस समय में देश के पास या बिहार के पास संसाधन उपलब्ध थे, और जो नीतीश जी के जमाने में आया, उसमें कोई तुलना ही नहीं है। तो अगर आप लाखों करोड़ रुपए को खर्चेंगे और उसमें से अधिकांश आप लूट भी ले जाएंगे, तो कुछ काम तो दिखेगा ही। तो कुछ पुल और पुलिया और सड़कें दिख रही हैं, लेकिन एक कार्यखंड को दूसरे कार्यखंड से सीधी तरह से उसको कंपेयर कर देना यह अनुचित है। बिहार का बजट लालू जी के समय में जो उनके पैसे उपलब्ध थे उनके पास, और जो नीतीश जी के पास पैसे उपलब्ध थे, तो नीतीश जी ने वो पैसा कोई अपने जेब से निकालकर या जेडीयू वालों ने जेब से निकालकर नहीं दिया ना। भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ी, और भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ने के फलस्वरूप बिहार के भी पास जो पैसे हैं वो बढ़े, इन पैसों से ये कार्य हुआ। लेकिन ये तो हमारे समझ से, आप गेट से भी नहीं निकलिएगा तो आपको एक एक बच्चा कह देगा, यहाँ 10 रुपए के काम में एक ख्याल 6-7 रुपए लूटे जाते हैं, कोई ना कोई लूट लेता है, और 2 रुपए का शायद काम होता होगा। गंगा पे जो पुल बन रहा था कई बार गिर गया, तो गिनती भी शायद लोग भूल गए होंगे कि वो बनता है, वो बीच में ही गिर जाता है, फिर बनता है, फिर गिर जाता है। और आश्चर्य की बात यह है कि जो कंपनी बनाती है और गिराती है, उसी कंपनी को फिर दिया जाता है कि आप बनाइए। मतलब विचित्र सी स्थिति बनी हुई है, और इससे बिहार के लोगों को निकलना है। अभी आपकी बातों से लग रहा है नीतीश कुमार के अलायंस के साथ रहे, मगर फिर भी बहुत निराशा आपकी बातों से नीतीश कुमार के प्रति लगी। एक जो बातें आ रही है नीतीश कुमार के स्वस्थता को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर, कि जो 2-3 सालों में उनकी हरकतें मंच पर या स्पीच में जो बातें आई है, इसको कैसे देखते हैं आप लोग? आप लोग तो अलायंस में भी रहे हैं, क्या इसको बिहार में कई अलग अलग लोग चला रहे हैं, बिहार को ये भी बातें आई है, तो इस पर जरा मैं उनके स्वास्थ्य पर टिप्पणी नहीं करूंगा, ईश्वर उनको लंबी उम्र दे। अवस्था सबकी बढ़ती है, हर आदमी, हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में अस्वस्थ हो जाता है, इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। अस्वस्थता के बीच में कोई गलत काम कर सकता है, करवा सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 14 करोड़ आबादी है, लाखों करोड़ का बजट है, इस पर मैं उस पे आ रहा था। ये आकलन करना और इस मूल्यांकन करना, या ये उनका काम है व्यक्तिगत, या उनके दल और सहयोगी दल का काम है, कि जो आप कह रहे हैं कि 14 करोड़ लोगों का एक तरह से भविष्य वर्तमान सरकार के मुखिया के हाथ में होता है। ये तो उन लोगों को तय करने की बात है कि क्या उनकी अवस्था ऐसी है कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी को संभाल सकते हैं, और अगर उनको लगता है कि नहीं है, तो उसका वो विकल्प ढूंढे। नीतीश जी के बदले कोई मुख्यमंत्री बने, तो ऐसा तो है नहीं कि वो आरजेडी का बन जाएगा या जन स्वराज के किसी को वो बना देंगे। बनाएंगे तो अपने ही घटक दल में से, तो किसी ऐसे व्यक्ति को चुनकर ये जिम्मेदारी दें। लेकिन इस पे मेरी टिप्पणी की कोई आवश्यकता नहीं। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि कभी कभी जब देखता हूं कि ये प्रधानमंत्री के साथ मंच पे हैं, या कभी कभी इनकी बातों को सुनता हूं कि ये सदन में क्या बोल दिया इन्होंने या किसी मीटिंग में क्या बोल दिया, तो दरअसल शर्म सी आती है कि हमारे बिहार के, घूम फिर के हम सब बिहार के लोग हैं, कोई दुश्मन नहीं है। कोई जेडीयू का है तो वो मेरा दुश्मन नहीं है, मेरा भाई है। हम सब बिहार के हैं, वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। मेरे ना चाहने से तो वो ऐसा है नहीं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो बिहार हमारे मुख्यमंत्री देश विदेश में अगर उनकी ऐसी एक छाया जा रही है, चित्र जा रहा है कि वो पूरी तरह से अपने आप पे नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं, हम लोग सबके लिए शर्म की बात है और बेचैनी की बात है। और उनके दल को, उनको और उनके सहयोगी दलों को ये तय करना चाहिए कि क्या वो समय आ गया है कि नीतीश जी के बदले किसी और को वहां थोड़े दिन के लिए तो इंतजाम हो ही सकता है। नीतीश जी ने खुद ही जीतन राम मांझी जी को 14 में मुख्यमंत्री बनाया था और फिर दोबारा बन गए। तो अगर
उनको स्वास्थ्य लाभ की आवश्यकता है तो वो किसी को बना दें और फिर जब स्वस्थ हो जाए तो फिर बन जाए, हम लोग तो उसको कुछ नहीं कहते। अभी एक सवाल आ रहा है, जैसे भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, मगर वह भी नीतीश जी के सामने 25 विधानसभा में या और भी जो घटक दल हैं, वो सभी नीतीश जी को ही घुरा फिरा कर नेता मान रहे हैं। क्या भाजपा पर कुछ कहना चाहेंगे? नीतीश जी के हाथ में एक डमरू है, वो जब डमरू बजाते हैं, जिधर को करके डमरू बजाते हैं उधर के लोग उनके साथ चले आते हैं। ये कला तो जो नीतीश जी ने दिखलाया है, मुझे नहीं लगता कि देश भर में किसी ने दिखलाया होगा। रह गई बात भारतीय जनता पार्टी की, हमारे देश के प्रधानमंत्री को माना जाता है कि वो बहुत सूझबूझ के आदमी हैं और बहुत मजबूत आदमी है, लेकिन बिहार आकर क्यों कमजोर हो जाते हैं ये मेरे समझ नहीं आता कि सत्ता का इतना लोभ क्यों है कि वो किसी भी परिस्थिति में अकेले चुनाव के मैदान में नहीं जाना चाहता। चुनाव के मैदान में जाने से क्या होता है, क्या आप जीतिएगा या नहीं जीतिएगा? आपको तो दोनों मान्य होना चाहिए ना। जनता ने जो तय कर दिया आपके लिए वही मान्य है, ये लोकतंत्र में। तो मेरे समझ नहीं आता कि ये क्यों भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती। और ये भूल मैंने होते पहले भी देखा है। कांग्रेस पार्टी ने अगर ये भूल नहीं किया होता तो संभवतः आज कांग्रेस पार्टी बिहार में और भी ज्यादा ताकतवर स्थिति में दिखती। उनके बेटे को, जैसे आप जदयू को बोले, उनके बेटे को राजनीति में लाने की आज भी जयकारा लगा है, जदयू के लोग लगा रहे हैं, तो उनको कैसे देखते हैं? परिवारवाद नहीं है क्या? ये उनका आंतरिक मामला है और अभी मेरे लिए कह देना कि उनका आना परिवारवाद के दायरे में आएगा या नहीं, ये बड़ा मुश्किल है। एक अच्छे डॉक्टर का पुत्र अगर पढ़ लिख कर अपने दम पर एक अच्छा डॉक्टर बनता है तो उसे हम परिवारवाद के दायरे में नहीं ला सकते। परिवारवाद उसको कहते हैं कि उस डॉक्टर के दम पर, उस डॉक्टर के अपने अख्तियार के या अपने सलूकों के गलत इस्तेमाल से अपने अक्षम बेटे को भी अगर वो डॉक्टर बना दे तो मैं कहूँगा ये परिवारवाद है। लेकिन कोई बच्चा, कोई व्यक्ति अपने लिए कुछ चुनता है कि मुझे उस रास्ते चलना है और अपने दम पे वो होता है। मेरी माँ भी सांसद रही, लेकिन मुझे नहीं याद है कि अभी तक किसी ने ये कहा है कि ये एक परिवारवाद है, क्योंकि मैंने संघर्ष किया, जितने बार जीता उससे ज्यादा हारा, लोगों ने जब स्वीकार किया तो सांसद बना। तो इसे ये कह देना कि ये परिवारवाद है, ये अनुचित होगा। इसलिए निशान जी अगर जब वो आ जाएंगे, उनकी बातों को हम लोग सुन लेंगे, तब इस पे कुछ कह सकते हैं। आखिरी सवाल है, आपकी पार्टी पर यह आरोप लगता है कि कभी भाजपा की बी टीम है, कभी राजद की बी टीम होने का आरोप लगता है। जहां जहां पर दोनों को उपचुनाव में लॉस लगा, यानी कि नुकसान पहुंचा, तो इसको कैसे देखते हैं? कई लोग पूर्णतः कह रहे हैं कि ये भाजपा की बी टीम है, और राजद वाले बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये भाजपा के वोटर काटेंगे, स्वर्ण नेता हैं और ये वो। इन सभी चीजों को कैसे देखते हैं? किसके बी टीम है आप? कभी कभी जो आलोचना होता है किसी चीज का, वो सबसे बड़ा द्योतक होता है कि आप ने कितनी कामयाबी हासिल की। और सभी पार्टियों में जो ये घबराहट दिखती है जन सुराज को लेकर, कोई बी टीम, सी टीम, डी टीम बनाता है, इससे ये स्पष्ट होता है कि उनके अंदर बहुत ज्यादा घबराहट है। देखिए, इन सबों का, ये किसी दल में रहें, ये सब एक हैं, अंदर खाने ये सब एक हैं। वो जेडीयू हो, बीजेपी बिहार की हो या आरजेडी हो, ये सब एक हैं। ये मिलजुल कर, बांट कर, कभी उनका ये सरकार पे रहना चाहते हैं, बिहार वालों को ऐसे ही रखना चाहते हैं और लूटना चाहते हैं। पहली बारी उनको लग रहा है कि भाई एक ऐसा विकल्प बनते दिख रहा है, जो कहीं उधर की तरफ बिहार की जनता चली गई तो इनका तो बना बनाया सजा सजाया दुकान चौपट हो जाएगा। जो विपक्ष में रहता है यहाँ, अभी तेजस्वी जी हैं, तो वो मान के बैठे हैं कि अगला मुख्यमंत्री के दावेदार वो है, उनका हिस्सा उनकी बारी आ गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसमें जब हम लोग सामने आते हैं तो घबराहट उनको पैदा होती है, तो घबराहट पैदा होती है तो क्या कह सकते हैं।
उनके पास तो बहुत सीमित चीजें हैं कहने की, तो वो आरोप लगा देते हैं कि भाई ये बी टीम हो गए, ये ए टीम हो गए, सी टीम हो गए। एक सवाल अभी गठजोड़ को लेकर हो रहा है कि बिना अलायंस के कोई भी पार्टियां और नई नई पार्टियां, खासकर ये बड़ा रिस्क होता है, आप लोग इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं सभी विधानसभा पर 243 में लड़ने का, मतलब बिना गठजोड़ की पार्टियां सीटें नहीं निकाल पाती है। ये कई बार ऐसा देखा गया है बिहार में ही और बिहार के बाहर ही। एक अरविंद केजरीवाल, वो दिल्ली में जो उनका हुआ वो सक्सेस मिला था 10-12 साल पहले, मगर क्या बिहार के लोग इस प्रकार से, जैसे इंडिया और एनडीए अलायंस, तो बिना गठजोड़ के आप लोगों को क्या लगता है कि कितनी सीटें निकाल पाएंगे? वैसे तो प्रशांत किशोर का और लोगों का दावा 200-200 सीटों तक है, मगर इसको आप कैसे देखते हैं? आप इतना सीनियर मंझे हुए नेता रहे हैं, अलग अलग पार्टियों में रहने का अनुभव है, लंबे समय राजनीति करने का, तो इसको आप जरा। ये आपने अपने प्रश्न में कहा कि हम लोग इतना बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं। किस चीज का रिस्क ले रहे हैं? हम लोग को क्या पाना है अपने लिए? सत्ता पा लेना है अपने लिए? प्रशांत जी को या मुझे या तो हमारे और सहयोगी बैठे उनको मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाग गई है क्या? राजनीति में सक्सेस की रिस्क, हम ये बोलेंगे। हमारी सिर्फ एक भूख है, उसे आप भूख कह सकते हैं, कि बिहार में परिवर्तन हो, और उस परिवर्तन को लाने के लिए हमें जो करना पड़ेगा और जितना वक्त लगेगा उसके लिए हम तैयार हैं। गठबंधन, जिसको मैं ठगबंधन कहता हूं, उस ठगबंधन से अगर कोई सरकार बन भी जाती है तो वो अपने घोषित इरादों पे काम नहीं कर सकती है। कोई उसको इधर को खींच लेगा, कोई उसको उधर को खींच लेगा। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि हम लोग बिहार के 243 सीटों पे लड़ेंगे। अनुमान कितना है निकलने का? इसको लेकर खूब चर्चा होती है, ये बता दें। मैंने बहुत योद्धाओं को देखा है कि जिस दिन गिनती हो रही होती है उसकी पूर्व संध्या पे कहते हैं कि हम 1 लाख वोट से जीत रहे हैं, और जब चुनाव का परिणाम आता है तो वो 3 लाख वोटों से पराजित हो जाता है। और ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो बहुत ज्यादा अनुभवी है। इससे किसी व्यक्ति का ये पूर्ण अनुमान लगा लेना कि हम इतनी सीटें जीतेंगे, ये मेरे समझ से इतर है। चुनौती किसे मानते हैं, भाजपा या राजद? आखिरी हमारी कोई चुनौती नहीं है किसी से। इंडिया और एनडीए, देखिए, मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। हमारी किसी से भी न टकराव है, न हम टकराना चाहते हैं। हम तो उसी परिस्थिति में किसी से टकराएंगे कि कोई हमें अपनी बात अपने लोगों तक पहुंचाने के राह में आएगा, उससे हम टकराएंगे। इसके अलावा हमारी किसी से कोई चुनौती ना हम स्वीकार कर रहे हैं, ना हम किसी को चुनौती दे रहे हैं। हम बिहार की जनता के पास जा रहे हैं अपनी बात कहने के लिए। बिहार की जनता तय कर लेगी, परिणाम आ जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। लालू जी, नीतीश जी का थोड़ा सा ताकत तो मानते हो? अगर ताकतवर नहीं होते तो इतने दिन बिहार में कैसे रहते? लेकिन लोकतंत्र में ताकतवर उसे कहा जाता है जिसकी बात तत्कालिक रूप से जनता को सबसे ज्यादा पसंद आती है। आज बिहार बदलाव यात्रा में जाने वाले हैं सितार बिहार? मैं अभी सोच रहा हूं कि उनके साथ जाऊं या नहीं, अभी चर्चा कर लूंगा। आज नहीं जाऊंगा तो उनके किसी यात्रा में तो शरीक होऊंगा। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कहेंगे सर, आप लोग का यात्रा सफल हो। बाकी आपने वक्त दिया इतना देर, इसके लिए भी धन्यवाद कहेंगे। बाकी अभी बात कर रहे थे पूर्व सांसद उदय सिंह जी के साथ, जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मेरा नाम रविकांत हुआ, कैमरे के पीछे आदित्य हैं। आप बने रहिए झकास भारत के साथ। धन्यवाद।